Hello everyone, this is Dhriti Dhairya, here to help you with Civil Procedure Code or CPC for your upcoming Bihar Judiciary Prelims exam. So before I begin, I would like to just say something that please don't be scared of Civil Procedure Code. I know most of us are, even I was very scared of this subject. But the only thing that I realized over the course of my preparation for these exams was that the more you're scared of this subject, the less likely is कि आप इसको समझोगे या आपको समझ आएगा ये सब्जेक्ट. इसलिए बिफोर स्टार्टिंग सीपीसी पहले अपना ये डर हटाना है कि ये मेरे से नहीं होगा या सेक्शंस ऑर्डर्स इतना है, कंफ्यूजिंग है, ये नहीं समझ आएगा, वो नहीं समझ आएगा. पहले आप वो डर साइड करके रखेंगे, फिर इस सब्जेक्ट को एक फ्रेश अप्रोच के साथ स्टार्ट करेंगे. ये आपके लिए काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छे से समझ भी आ जाएगा. सो ये जो छोटा सा कोर्स डिज़ाइन है, ये मोस्टली प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया हुआ है. इट इज़ अ वेरी शॉर्ट कोर्स, टू द पॉइंट्स बनाने की मैंने कोशिश की है, जो मेरे को लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. I will never say कि this will substitute for your own reading. ये because every person has their own way of looking at notes, making their own notes. So ये आपको बस help करने के लिए to provide you the start for this subject. I will try my best to clear all the concepts that are involved with the subject, but this will not be a substitute for your own reading. You should also read on your own, because जब आप चीज़ें खुद से पढ़ते हो, वो अंडरस्टैंडिंग किसी और के बोलने से या किसी ये करने से सब्स्टिट्यूट नहीं होती है. तो ये जो अभी हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सीपीसी का एनैक्टमेंट, हिस्ट्री, अमेंडमेंट्स, कैसे सीपीसी डिजाइन है, क्या उसका स्कीम है, क्या ऑब्जेक्ट है, डेफिनेशन क्लॉजेस पे बात करेंगे, रेस सब जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, ये टाइप के कॉन्सेप्ट्स पे आज हम लोग डील करेंगे. So the first thing we are starting with, that is introduction to CPC में first, before कोई भी act, कोई भी legislation को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, there are certain things. आपको पहले जब आप पहला पेज खोलोगे तो you will find the date of enactment. यहाँ पे you are seeing it 21st of March 1908. Section number 1 में आपको उसका date of enforcement मिलेगा, act का नाम मिलेगा, क्या उसका extent है, कहाँ वो अप्लाई नहीं करता है, ये मिलेगा. तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट, ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या जो ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पॉइंट है, अब तो बिकॉज ऑफ द चेंज स्टेटस ऑफ आर्टिकल 370 वाला जो स्टेटस चेंज हो गया है, उससे तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाना चाहिए. सही बात है, हाउएवर एक्सप्लिसिटली इन दी कोड अभी तक वो अमेंडमेंट नहीं किया गया है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर रीडिंग इट. सो when we are reading CPC, first we'll see the date of enactment, that is 21st of March 1908. उसके बाद कब enforce किया गया था, 1st January 1909 को. ये extend कहाँ करता है, whole of India except जम्मू एंड कश्मीर, जो आपको मैंने अभी समझाया status change के बारे में. And second, Nagaland and tribal areas में भी नहीं extend करता है, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस या बिना मॉडिफिकेशंस के भी ये सारे प्रोविजंस अप्लाई कर सकते हैं. सो फॉर एनी लेजिस्लेशन, कोई तो पर्पस होगा उसको बनाने का, कोई भी एक्ट का. ये हर चीज के लिए ट्रू है, नॉट ओनली फॉर सिविल प्रोसीजर बट फॉर एवरी लेजिस्लेशन, दैट देयर इज सम ऑब्जेक्ट बिहाइंड मेकिंग दैट लॉ. सो इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का क्या जरूरत पड़ा था, ये बनाया गया था कि जितने भी सिविल प्रोसीजर से जो लॉज हैं उनको एक जगह लाने के लिए, दैट इज वी आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट ऑल द लॉज व्हिच आर रिलेटेड टू सिविल प्रोसीजर अंडर वन अम्ब्रेला. एंड इट इज ऑल्सो एन अमेंडिंग एक्ट, मीन्स जो पहले के सीपीसीज चली आ रही थी उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड थी उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है. सो व्हाट काइंड ऑफ एन एक्ट सीपीसी इज, इट इज अ अमेंडिंग एंड अ कंसोलिडेटिंग एक्ट. सो वी सी कि हाँ, यहाँ पे देयर इज अ कोशिश किया गया है कि सारे जितने लॉज हैं सिविल प्रोसीजर को लेके एक जगह लाने का. सो कैन वी से दैट इट इज एग्जॉस्टिव ऑन पॉइंट्स? इट इज एग्जॉस्टिव ओनली इन टर्म्स जो मैटर स्पेसिफिकली इसमें डील की गई हैं, बट नॉट अदरवाइज. जैसे प्लेंट में क्या होना चाहिए, आपको ऑर्डर 6 में मिल रहा है, आपको ऑर्डर 7 में मिल रहा है. ऑर्डर 7 में मिल रहा है कि प्लेंट में क्या होना चाहिए. I'm so sorry for 6. ऑर्डर 7 में लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए. तो वहां पे आपको अब कोई और लॉ या वहां पे ऑन द पॉइंट ऑफ व्हाट शुड बी इन अ प्लेंट, इट इज एग्जॉस्टेड.
बट अदर थिंग्स जहाँ पे स्पेसिफिकली डील नहीं किया गया है वहाँ पे the courts have the inherent parts. ये inherent parts कहाँ पे दिए हुए हैं? Under section 151 of CPC, where the courts, according to equity, justice, and good conscience, will try to fill in the gaps. So this is the object of this entire code. Usage क्या है इस code का? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इस code से हम लोग क्या करेंगे? So first we need to understand there are two kinds of laws, which is procedural law and substantive law. Procedural law is telling us about the jurisdiction, procedure क्या होनी चाहिए, कहाँ हम लोग जाएंगे, किसके प्लस प्लेंट लेके जाएंगे, किसको कंप्लेन करेंगे, कैसे दूसरे पार्टी को कोर्ट बुलाया जाएगा, ये सब सारी चीजें प्रोसीजरल लॉ में है। सब्सटैंटिव लॉ क्या है? वो आपको बता रही है राइट्स और आपकी लाइबिलिटीज क्या है। जैसे आईपीसी इज अ सब्सटैंटिव लॉ, इट इज टेलिंग यू कि अगर कोई इंसान ऐसा 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 काम कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर ऑफेंस है। अगर उसने ऐसे किया तो चोरी है, अगर उसने वैसे किया तो वो मर्डर हो गया। और ऐसा करेंगे तो अब उनको इतना पर्टिकुलर पनिशमेंट भी मिलेगा। सब्सटैंटिव लॉ आपको बता रहा है कि ये रॉन्ग है या ये आपका राइट है और इसके लिए बचाने के लिए आपको क्या करेंगे। लेकिन इसको हम बचाएंगे कैसे, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये हमको प्रोसीजरल लॉ बताता है। सो प्रोसीजरल लॉ with the combination of substantive law gives life to the provision of ubi jus ibi remedium. Ubi jus ibi remedium is a maxim जो कहता है where there is a right there is a remedy. अगर आपको लॉ ने राइट दिया है तो कहीं ना कहीं रेमेडी भी प्रोवाइड किया गया होगा। Secondly, so we understand कि CPC is a procedural law or adjective law. Secondly, प्रोसीजरल लॉ में एक चीज देखा गया है कि वी शुड नेवर टेक अ हाइपर टेक्निकल व्यू। हाइपर टेक्निकल व्यू का मतलब कि ओवर कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब प्रोसीजर को जस्टिस डिलीवरी के बीच में एक ऑब्स्टिकल खड़ा नहीं करना है। इट शुड ऑलवेज बी ट्राइंग टू सर्व द कॉज ऑफ जस्टिस रादर देन ऑब्स्ट्रक्टिंग इट। छोटे मोटे प्रोसीजरल डिफेक्ट्स के कारण किसी को जस्टिस नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ दैट इज द केस दैट you can ignore some procedural defects and still impart justice, that should be done, and not that कि सिर्फ कुछ procedural defects है इस कारण उस इंसान को justice भी ना दो। So ये हुआ usage of the code. Now we see what is the history. History में आप देखोगे dates जो important है 1859 is important क्योंकि पहली बार एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंडिया में आया। वो क्या हुआ, उसका एप्लीकेबिलिटी हुआ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट्स इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स इन द प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस लिमिट। बाद में उसको बढ़ा के आप इंटायर ब्रिटिश इंडिया भी किया गया। फिर लेकिन इस एक्ट में खामियां मिली तो हम 1877 का एक्ट आया, उसके बाद 1882 का एक्ट आया, फिर ये भी हटा के हम फाइनली 1908 वाले सीपीसी पे आए जो है हमारा प्रेजेंट सीपीसी। इस सीपीसी में भी अमेंडमेंट्स हुए, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है 1951, 1956, 1976, 1999, 2002. जो 1999-2002 वाला अमेंडमेंट है somewhat related to the Justice Malimat Committee के recommendations भी, तो ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखा जा सकता है। Here I am not going into detail कि उस सीपीसी में ये लिखा था, उस सीपीसी में ये था, इस सीपीसी में ये डिफरेंट था, ये अमेंडमेंट में ये लाया गया, ये आप कर सकते हो because I feel they are not very important in respect of prelims or the exam. You can go through once, you can find जो आपके पास standard textbooks है उसमें आपको important provisions जो include हुए हैं इन amendments से वो मिल जाएंगे। You can also see कि कब इन amendments को enforce और enact किया गया है, ये भी आप देख सकते हो। अब चलते हैं कैसे इस कोड को बनाया गया है। There's a difference in this code apart from the civil procedure, criminal procedure में देखेंगे वहाँ mostly sections हैं। यहाँ पे this CPC थोड़ा सा peculiar हो जाता है because we are seeing यहाँ पे sections भी हैं और orders भी हैं। पहला डिफरेंस, ऐसा करने का कोई रीजन होगा तभी उन्होंने ऐसा किया, बस शौक से तो नहीं किया होगा। पहला डिफरेंस यहाँ पे आई हैव ट्राइड टू पुट डाउन द डिफरेंसेस। पहला वाला इज अबाउट द नंबर्स एंड ऑल दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि जो सेक्शंस वाला पोर्शन है सीपीसी का, वहां पे सब्सटैंटिव नेचर की बातें की गई। मतलब वहां पे आपको बता रहा है कि कौन से कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा, ये बताया गया है। क्या रस जुडिस का बात किया गया है, रेस जुडिकाटा का बात किया, इस टाइप के प्रोविजंस का बात किया गया है। ऑर्डर्स आर मोर ऑन द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। व्हाट शुड यू राइट इन अ प्लेंट, व्हाट शुड यू राइट इन अ रिटन स्टेटमेंट, हाउ डू यू इंस्टीट्यूट अ सूट, व्हाट वेयर, जब आप ये लेके जाओगे कितने दिन में आपको समन सर्विस होना चाहिए, ये सारी बातें ऑर्डर्स में है।
दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है कि सेक्शंस को लेजिस्लेचर द्वारा अमेंड किया जा सकता है. हियर ओनली द लेजिस्लेचर कैन चेंज इट, so the states can make the amendments, but orders are such that the high courts itself can change it. High courts अपने according उसके procedure में change ला सकते हैं. So if you open a Bare Act, sometimes when you will flip over, you can find in more detailed Bare Acts, you will find कि individual high courts का भी amendments आपको orders वाले portions में मिलेगा. और हम कैसे पढ़ते हैं तब, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि there is a distinction between sections and orders, so कैसे पढ़ना चाहिए? They are always read together. You never read them separately. You read them together, interpret them harmoniously, but जब भी कोई inconsistency आए, हमेशा sections ही prevail करेंगे. तो this was a short background in what CPC, कैसे CPC आया, CPC क्यों आया, कब आया, कैसे आया, इस पर था. I hope that is clear about that. That is all clear. ये इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, more on the theoretical side है. अब हम लोग आएंगे मेन पोर्शन पे. तो पहला मेन पोर्शन इज डेफिनेशंस. किसी भी एक्ट में, किसी भी लेजिस्लेशन में सेक्शन 2 या 3 में देयर इज अ डेफिनेशन क्लॉज. वहां पे आपको जो वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हुए हैं या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो कैसे डिफाइन होंगे, कैसे यूज होंगे, वो दिया रहता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट आप यू रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स और क्या डेफिनेशन दिए हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो दैट शुड बी, अच्छे से उसको देखना इंपॉर्टेंट है. सो और सबसे पहला डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 2+2 डिक्री का. नाउ बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट इज अ डिक्री और क्या है डिक्री? किसी भी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो उस डेफिनेशन को पढ़ के उसको क्लॉजेस में तोड़ लेना चाहिए, लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तोड़ लीजिए, लाइक आई हैव डन फॉर डिक्री. नाउ डिक्री को पहले एक वर्ड आया फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, क्या चीज को फॉर्मली एक्सप्रेस किया गया? एडजुडिकेशन को. क्या चीज का एडजुडिकेशन? कहाँ हुआ है ये एडजुडिकेशन? इन अ सूट. और वो किसने किया है? कोर्ट ने किया है. क्या चीज का? वो कंक्लूसिवली राइट्स डिटरमाइन किया है, जो सारे या कुछ मैटर्स जो भी इन्वॉल्व थे. तो डिक्री क्या हो गया? एक पहला चीज, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है डिक्री. किसका है? एक एडजुडिकेशन का. किस चीज में? सूट में. किसने किया? कोर्ट ने. क्या चीज किया उसमें? कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया राइट्स पार्टीज जो इन्वॉल्व थे. किसमें? सारे या कुछ मैटर्स में. अब इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो कहता है कि डिक्री या तो फाइनल हो सकती है या तो प्रिलिमिनरी हो सकती है, पार्टली फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी हो सकती है. सो अब इसमें कुछ वर्ड्स आ गए, जैसे एडजुडिकेशन. क्या होता है एडजुडिकेशन? मतलब किसी भी चीज का जुडिशियल डिटर्मिनेशन, कोई भी चीज जहाँ पे जुडिशियल माइंड लगाया गया हो. सूट क्या हो गया? सूट हो गया, सूट हमेशा प्लेंट से अराइज करता है, मतलब जो भी प्रोसीडिंग प्लेंट के द्वारा स्टार्ट की गई हो वो एक सूट हो गया. और प्रिलिमिनरी डिक्री से हम फिर क्या समझते हैं? प्रिलिमिनरी डिक्री मतलब कि वहां पे उस पर्टिकुलर सूट को खत्म होने से पहले, वो खत्म नहीं हुआ है, उसके आगे भी प्रोसीडिंग्स नेसेसरी है जब वो हो, ताकि वो कंप्लीटली हो सके. जैसे कि कुछ सूट्स जहाँ पे आप पोजेशन और मीन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जैसे पहले प्रिलिमिनरी डिक्री आ गया कि यस नाउ पोजेशन इनके फेवर में डिसाइड हो गया है, अब मीन प्रॉफिट्स की बात बची हुई है. तो वहां पे प्रिलिमिनरी डिक्री एक हो गया और अभी बचा हुआ है. फाइनल क्या हो गया? जब कंप्लीटली फुल डिस्पोजल हो गया कोर्ट से, या फिर कोई अपील ही नहीं फाइल हुआ विद इन द टाइम पीरियड दैट इज प्रिस्क्राइब्ड, या फिर जो मैटर है वो हायर कोर्ट से डिसाइड हो गया. नाउ अब इसी डेफिनेशन में there are certain decrees which are not exactly decrees, मतलब वो जो ऊपर का डेफिनेशन है फॉर्मल एक्सप्रेशन वाला उसमें फॉल नहीं करते हैं, बट बाय स्टैट्यूटरी फिक्शन हम उनको डिक्री मानते हैं, उनको हम डीम्ड डिक्रीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट होगा वो भी डिक्री माना जाएगा. कोई डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन होगा अंडर सेक्शन 144. सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन से डील करता है. अब इसी सेक्शन में क्या बताया गया है? 2 पॉइंट हैं जो कहता है ये कभी डिक्री नहीं हो सकते. फर्स्टली, जब कोई अपील लाई करता है ऑर्डर से, जैसे सेक्शन 104 ऑर्डर 43 रूल 1 में आप देखोगे, उनको हम डिक्री नहीं कहते. वहां पे जो अपील लाई कर रहा है, या कोई डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट के लिए ऑर्डर हो रहा है, तो वो भी डिक्री नहीं होता है. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आई हैव डेल्ट विद कि किसको डिक्री कहते हैं कि टाइम बार्ड होने के कारण अगर डिसमिस हुआ है अपील तो उसको डिक्री कह रहे हैं, रिजेक्शन हुआ नॉन पेमेंट ऑफ फीस के लिए तो उसको डिक्री कह रहे हैं. क्या डिक्री नहीं हुआ? अगर अपील डिसमिस हो गया डिफॉल्ट के लिए, रिमांड हो गया, प्रेजेंटिंग टू अ प्रॉपर कोर्ट हो गया, कमिश्नर अपॉइंट हो गया, तो वो एक डिक्री नहीं हुआ.
तो 2+2 में बेसिकली फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको जो एसेंशियल मिले डिग्री में कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन इन अ सूट बाय अ कोर्ट, conclusive determination rights and liabilities of parties involved in all or any of the matters. They can be final, preliminary, partly final, or partly preliminary. Deemed decrees are rejection of plaint, determination of questions under section 144. Not decrees, appeal from an order for dismissal of default. अब सिर्फ इतना सा ये करके आपको पता चल गया कि डिक्री में क्या है और क्या नहीं है। और इसी से हम लोग आते हैं 2+9 पे। 2+9 में वी आर डीलिंग विद जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? तब जजमेंट है जो स्टेटमेंट जज ने दिया है ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर पे बेस जो स्टेटमेंट जज ने दिया है उसको हम कहते हैं जजमेंट। अब जनरली जजमेंट में 4 चीजें होनी चाहिए। पहले फैक्ट्स को छोटा करके शॉर्ट कंसाइज में केस क्या बन रहा है वो बताइए, क्या पॉइंट्स आपके सामने रखे गए हैं डिटरमाइन करने के लिए, आपने क्या डिसीजन लिया और आपने क्या रीजंस दिए। 4 पॉइंट्स, वेरी लॉजिकल। अगर आपके सामने कोई आता है आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले आप उसका प्रॉब्लम क्या है वो बताओगे, प्रॉब्लम में क्या आपको मेन प्रॉब्लम, एक छोटा सा उसका बैकग्राउंड दोगे, फिर प्रॉब्लम क्या चीज पे आपको डिसाइड करना है वो बताओगे, आपने क्या डिसीजन ले लिया और क्यों लिया ये आप बताओगे। स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स में सिर्फ पॉइंट बी और सी कि क्या पॉइंट था डिटर्मिनेशन और क्या डिसीजन लिया है वो लिखने से हो जाता है। हाउएवर इन जनरल all decisions should be reasoned, क्योंकि अगर कभी कोई कहीं भी अपील होता है या कोई दूसरे कोर्ट जाता है तो सामने वाला या anybody, any layman is also reading the judgment and he is able to understand कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया। अब हुआ कि ठीक है भाई अब 2 चीजें पढ़ ली, 2+2 में डिग्री पढ़ा, 2+9 में जजमेंट पढ़ लिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। सो फर्स्ट, डिग्री हमेशा एक फॉर्मल एक्सप्रेशन में ही होना चाहिए, जजमेंट में जरूरी नहीं है ऐसा, और डिग्री में कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, और जजमेंट क्या है वहां पे एक स्टेटमेंट होना चाहिए ऑन व्हाट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। और अगर हम देखें तो जब जजमेंट लिखाता है तो लास्ट पार्ट ऑफ द जजमेंट में हमेशा रिलीफ, मतलब आपने फाइनली क्या दे रहे हैं वो लिखने का बात कहा गया। और सेक्शन 33 और इन जनरल भी आप देखेंगे कि सबसे पहले जजमेंट लिखाता है उसके बाद डिक्री लिखाता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट डिक्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट। Now there is another point that is coming by 2+14, that is order. What is order? We understood what is decree, we understood what is judgment. अब order क्या चीज होता है? Order एक formal expression किस चीज का? एक ऐसे decision का जो civil court का है पर वो एक degree नहीं है। So this is kind of a definition जो आपको बता रहा है कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन जरूर है सिविल कोर्ट के डिसीजन का, बट वही डिसीजंस जो डिक्री नहीं है, वो जो भी डिसीजंस डिक्री नहीं है वो हो गए ऑर्डर्स। तो सिमिलैरिटी क्या हो गया ऑर्डर डिक्री में? दोनों फॉर्मल एक्सप्रेशन है, दोनों कोर्ट ही दे रही है एडजुडिकेशन में, और दोनों मैटर्स एंड कंट्रोवर्सी से रिलेट करते हैं। तो डिस्टिंक्शन क्या हो गया? डिक्री जहां होगा, डिक्री हमेशा सूट में होता है, मतलब वो जगह जहां पे प्रोसीडिंग प्लेंट से इनिशिएट किए गए, और ऑर्डर मैटर्स जो प्लेंट, पिटिशन, एप्लीकेशन किसी से भी इंस्टीट्यूट किए गए हैं वहां भी पास हो सकता है। डिक्री में हमेशा कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होगा, जिस भी चीज को डिटरमाइन करें वो कंक्लूसिवली, मतलब फाइनली डिसाइड हो रहा है, मतलब फाइनल उस पॉइंट पे फाइनल डिसाइड हो रहा है। ऑर्डर में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फाइनली हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिक्री में टाइप्स हैं जैसे प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी। ऑर्डर्स प्रिलिमिनरी नहीं होते, ऑर्डर कंप्लीट वन ऑर्डर फाइनल ऑर्डर ही होगा, पर प्रिलिमिनरी ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं होगा। डिक्री मोस्टली एक डिक्री होगी, मैक्सिमम 2 की, एक प्रिलिमिनरी एक फाइनल। ऑर्डर्स मल्टीपल हो सकते हैं, 50, 30 जितना भी ऑर्डर्स हो सकते हैं। डिक्रीज आर मोस्टली अपीलेबल, most decrees are appealable unless they are otherwise stated कि ये particular decree appeal नहीं हो सकती है। और order वो लोग appealable हैं, only those are appealable जिसको specified है, मतलब in general orders appeal नहीं किए जा सकते हैं unless specification है कि हाँ इसमें किया जा सकता है। decree के केसेस में एक second appeal lie करता है, order के केस में एक second appeal lie नहीं करता है। So there are the three kinds of three things that we saw। 2+2 में हमने डिक्री देखा, 2+9 में जजमेंट देखा, 2+14 में हमने ऑर्डर देखा। तीनों क्या चीज है, तीनों में क्या फर्क है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आएंगे दो सिंपल डेफिनेशन पे। 2+3 में डिक्री होल्डर है, डिक्री होल्डर वो हो गया जिसके फेवर में
डिग्री पास हो गया, इट डज नॉट मीन कि हर समय प्लेंटिफ के फेवर में पास हो। अगर डिफेंडेंट के फेवर में पास हो गया तो वो डिग्री होल्डर हो गया, और जिसके अगेंस्ट जजमेंट चला गया वो 2+10 में जजमेंट डेटर हो गया। अब इसके बाद आता है दो कॉन्सेप्ट ऑफ टू फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन जजमेंट। फॉरेन कोर्ट के दो कंडीशन है किस कोर्ट को हम फॉरेन कोर्ट कह सकते हैं, कि फर्स्ट कोर्ट को बाहर होना चाहिए, इंडिया के जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं उससे उसको बाहर होना चाहिए। सेकेंडली, वो पर्टिकुलर कोर्ट को इंडियन अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश या कंटिन्यू किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस जैसे ही सैटिस्फाई हो जाएंगे, इट बिकम्स अ फॉरेन कोर्ट। और 2+8 कहता है फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट क्या हो गया, जो जजमेंट फॉरेन कोर्ट से आ रहा है उसको हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। तो अब जैसे कि देयर सर्टेन प्लेसेस, जब हमने तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि क्या, अगर कोई फोरम है जिसका एस्टैब्लिशमेंट या कुछ टेरिटरी डिविजन्स के कारण, कब हम उसे फॉरेन कोर्ट कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। तो जिस दिन हमने वो जजमेंट लिखा, अगर उस पर्टिकुलर डेट पे वो कोर्ट फॉरेन कोर्ट नहीं था, अगर वो फॉरेन कोर्ट था, तब हम उसे फॉरेन कोर्ट मानेंगे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर on 1/1/1999 that particular court was an Indian court, and when I came for execution on 5/5/2010 for that same decree or for the same judgment, उस टाइम पे वो एक दूसरा कोर्ट हो गया था, तो उस कोर्ट को हम फॉरेन कोर्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि at the time of the judgment it was an Indian court, it was not a foreign court. अब इसके बाद हो गया 2+11 which is a legal representative. Legal representative पे क्या है, वो इंसान जो डिसीज के स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो इंसान जो इंटरमेडल कर रहा है स्टेट से, या वो इंसान जो सू हो रहा है या सू कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, जैसे कि जो इंसान जिसपे वो एस्टेट डिवॉल्व किया, जो मर रहे, जो पार्टी सू कर रही थी या सू हो रही थी उनके डेथ पे, तो आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटर्स, हिंदू कोपाशनर्स, रिवर्शनर्स एक्सेट्रा, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए। पर ट्रेसपासर, जो ऑफिशियल रिसीवर असाइनीज अपॉइंट होते हैं, वो लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। तो ये जो 3-4 पॉइंट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स में, अगर ये किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसके बाद आया मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट ऑफ अ प्रॉपर्टी क्या होती है, 2+12 में, जो प्रॉफिट एक इंसान जो रॉन्गफुली किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, जो एक्चुअली में रिसीव किया हो, या वो कर सकता था अपने ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, और उस पे जो इंटरेस्ट है, दैट इज मीन प्रॉफिट। मतलब somebody should be firstly in wrongful possession of that property, उसको या तो उस प्रॉपर्टी से कुछ प्रॉफिट हुए हैं, या वो प्रॉफिट करता अपने ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, और जो उस पे इंटरेस्ट आया उस प्रॉफिट पे, ये टोटल चीज को हम मीन प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन इस मीन प्रॉफिट में इट विल नॉट इंक्लूड वो प्रॉफिट जो उसके इम्प्रूवमेंट्स बनाने के कारण हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर लैंड को wrongfully possess कर लेता है, उस पे वो एक बिल्डिंग खड़ा कर लेता है, बी एक्चुअल पोजेसर है उस लैंड का, बी के पास उस लैंड का एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए। तो बाद में जब सूट फाइल होता है तो उसमें ए को बी को मीन प्रॉफिट देने होंगे। मतलब पहला कि वहां पे रहने के कारण उस लैंड पे, अगर वो खेती लायक लैंड था तो वहां पे अगर वो क्रॉप्स उगाता तो उससे जो प्रॉफिट होता, जो इंटरेस्ट होता, वो उसे देना पड़ता। लेकिन अगर उसी लैंड पे ए ने बिल्डिंग खड़ा की है, तो बिल्डिंग खड़ा करके जो रेंट उससे मिला ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, उस रेंट को उसको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ए ने किया था, एंड दैट वाज नॉट एग्जैक्टली कि वो दैट वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्चुअल प्रॉपर्टी टू द फर्म, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज मीन प्रॉफिट, क्योंकि ये बी का ए का इम्प्रूवमेंट था। इट वाज नॉट नेसेसरी कि बी अगर रहता तो वो भी बिल्डिंग, ऐसा ही बिल्डिंग खड़ा करता है, ऐसे ही रेंट लेता। वो एग्रीकल्चरल लैंड था, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर उसने नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी उसे उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्रॉफिट उसे देना पड़ा। सो मीन प्रॉफिट किस टाइप की चीज हो गई, इट इज इन द नेचर ऑफ कंपेंसेशन ऑफ द पर्सन्स जिनको आपने पोजेशन से बाहर रखने की कोशिश की, आपने उनको उनके प्रॉफिट से डिप्राइव किया। और अगर सपोजिटली जो ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड मान इन्हें लिया था, यहाँ पे इफ आई कुड हैव ग्रोन इंडिगो उगाने का लैंड था, इस पे जाके मैंने बाजरा उगा दिया,
और जब मेरे को मीन प्रॉफिट देने की बात आई तो आई वेंट एंड सेड कि हम तो बाजरा उगाए थे, सो दिस इज द ओनली अमाउंट दैट आई विल पे. नो, दैट इज नॉट द केस. You knew the land was fit for cultivation of indigo, so you should pay the profits that you would have ordinarily received if you had sown indigo and the interest on it to the person. I hope mean profit is clear. So mean profit एक पहले इंसान का wrongful possession होना चाहिए, या तो वो और इसमें वो प्रॉफिट या एक्चुअली में रिसीव करे या ना भी करे, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से उसको उतना प्रॉफिट उस पर होना चाहिए था, और जो उस पर इंटरेस्ट आएगा वो इंक्लूड होता है मीन प्रॉफिट में. Now 2 clause 4 is talking about district का definition. 2 clause 17 में एक लंबा definition है एक्ट में भी. I have tried कि वो जो जितने 8 पॉइंट्स हैं उसको छोटे छोटे 1 लाइन सेंटेंसेस में कोशिश किया है उसको ये करने का, शॉर्ट करने का, ताकि it becomes easier for you to remember while marking points, while making your choice during the एग्जाम. क्योंकि वहां पे nobody is going to ask you कि राइट वर्ड बाय वर्ड कि पब्लिक ऑफिसर कौन होते हैं. तो इफ यू कैन रिमेंबर कि हाँ जज अगर कोई ऑल इंडिया मेंबर का सर्विस है या गेजेटेड ऑफिसर है जो नेवी या एयरफोर्स में काम कर रहा है तो हाँ वो हो सकते हैं. कोर्ट्स के और जस्टिस से रिलेटेड जितने काम करने वाले ऑफिसर्स हो गए, वो लोग जो कंफाइनमेंट में किसी को रख सकते हैं जैसे पुलिस ऑफिसर्स एक्सेट्रा, जो लोगों को ड्यूटी है ऑफेंसेस प्रिवेंट करने की, इंफॉर्मेशन देने की, कैसे लोगों पब्लिक हेल्थ इंश्योर करने की, वो लोग जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी रखने का काम कर रहे हैं, उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा काम कर रहे हैं, रेवेन्यू का काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा का काम कर रहे हैं, और वो लोग जो सर्विस या पे ऑफ द गवर्नमेंट में है या रेम्यूनरेट हो रहे हैं उनके फीस या कमीशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी के लिए, वो 2+17 में बात होता है. जो बच्चे कुछ डेफिनेशंस आई फेल्ट दे आर very important, but you should always go through them because now I hope definitions वाला part is well understood. Definitions में आपको basically वही देखना है, वही समझना है कि कभी भी definition पढ़ें तो उसको phrases में तोड़ने की कोशिश करें, point wise याद करने की कोशिश करें, then it will be easier for you to remember in the exam.